नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास, तो आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। रै ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए व्यंजन, बी स्वर, सी अंतःस्थ वर्ण या ऑप्शन डी अयोगवा। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। रै ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्णमाला में रै को स्वर के अंतर्गत स्थान दिया गया है, तो ऑप्शन बी राइट होगा कि रै ध्वनि स्वर के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, हिंदी में अयोगवा की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 4, 3, 5 या 2। तो राइट आंसर क्या होगा कि अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन डी राइट होगा 2। अयोगवा वर्ण कितने होते हैं? 2, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में र वर्ण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए उच्छिप्त वर्ण, बी पार्श्विक वर्ण, सी ऊष्म वर्ण या ऑप्शन डी अंतःस्थ वर्ण। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में र वर्ण क्या कहलाता है, यानी र वर्ण किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा अंतःस्थ वर्ण के अंतर्गत। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंतःस्थ वर्ण होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं मैं हर बार आपको बताता हूं, क्योंकि इनसे प्रश्न आता है और जरूर ही प्रश्न पूछा जाएगा। याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व। याद रखिएगा र किसके अंतर्गत है? अंतःस्थ वर्ण कहलाता है र। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दो शब्दों के परस्पर मेल से बना तीसरा शब्द क्या कहलाता है? ऑप्शन ए समास, बी संधि, सी विकार या ऑप्शन डी शब्द। तो राइट आंसर क्या होगा? दो शब्दों के परस्पर मेल से बना तीसरा शब्द समास कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चुनिंदा ही प्रश्नों को लिया गया है जो परीक्षा में पूछे गए थे और पूछे जा रहे हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को एंड तक देखेगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब यानी चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो देखिए दो शब्दों के परस्पर मेल से बना तीसरा शब्द समास कहलाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रस, बी छंद, सी समास या ऑप्शन डी अलंकार। तो राइट आंसर क्या होगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? और ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है और ये पूछा ही जाता है, तो ध्यान से इसका आंसर देखिएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि काव्य का आभूषण किसे कहा जाता है, तो भी राइट आंसर अलंकार ही होगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी अलंकार। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, 3, 4 या 5। तो संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? तो याद रखिएगा, पहले तो आप आंसर देख लीजिए सी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कि संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? 4। और कौन कौन से होते हैं ये भी आप याद रखिए। साथ ही साथ देखिए ये 4 वर्ण हैं जो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी देख लीजिए। देखिए ये 4 वर्ण आपको याद रखने हैं, ये कहलाते हैं संयुक्त वर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न है, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वचन, बी कारक, सी लिंग या ऑप्शन डी संधि। तो क्या कहा जाता है? संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि वस्तु की जाति का बोध हो, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वस्तु की जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन ए संविधान, बी संगठन, सी संसद या ऑप्शन डी सिंदूर। तो राइट आंसर क्या होगा कि स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए ध्यान रखिएगा और याद कर लीजिए, संविधान पुल्लिंग शब्द होता है और सिंदूर भी पुल्लिंग शब्द है और संगठन भी। याद रखिएगा ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद। संसद कैसा शब्द है? संसद स्त्रीलिंग शब्द है। क्लियर है आपको? ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ रुकना है? तो आपको बताना है कि इनमें से किस चिन्ह का मतलब है ठहरना या रुकना। तो देखिए पहले तो आपको इन चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए कि इनको क्या कहते हैं। तो देखिए पहला जो यहाँ पर चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अर्धविराम। ठीक है, यहाँ पर जो आपको कॉमा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अल्प विराम।
और ये कहलाता है ऑप्शन सी पूर्ण विराम, और ये ऑप्शन डी कहलाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, पहले तो इन चिन्हों के नाम आपको पता होना चाहिए, अर्ध विराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम, और ऑप्शन डी है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि किसका अर्थ है रुकना या ठहरना, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? तो देखिए ऑप्शन सी ही राइट होगा, क्योंकि पूर्ण विराम का अर्थ ही होता है रुकना या ठहरना, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुर्सी पर रामू बैठा है वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी अधिकरण कारक या ऑप्शन डी करण कारक। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? कुर्सी पर रामू बैठा है, वाक्य में आपसे कारक पूछा गया है, तो सरल प्रश्न है, विभक्ति यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विभक्ति है पर। ठीक है, और पर विभक्ति किसकी होती है? अधिकरण कारक की, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सरल प्रश्न है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पहले तो इस पे आप इंपोर्टेंट लिख लीजिए या स्टार बना लीजिए, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि संस्कृत के ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है जिन्हें हम ज्यों का त्यों ही प्रयोग में लाते हैं। तो राइट आंसर भी सरल है, तत्सम शब्द कहा जाता है। बस याद कर लीजिए कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों ही प्रयोग में लाएं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है इस बार पूछा जाए आपसे, तो ध्यान से इसका आंसर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रामू ने डंडे की सहायता से अमरूद तोड़े, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक या ऑप्शन डी करण कारक। तो राइट आंसर क्या होगा? रामू ने डंडे की सहायता से अमरूद तोड़े, तो इस वाक्य में कारक क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले आपने विभक्ति देखी से, अब से विभक्ति देखी तो आपको क्या लगा कि से विभक्ति किसकी होती है? अपादान कारक की और करण कारक की। तो राइट आंसर या तो अपादान कारक होगा या करण कारक होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो, मतलब अपादान कारक राइट आंसर होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अपादान कारक और करण कारक दोनों में अंतर है। चाहे विभक्ति दोनों की एक ही है से, पर इन दोनों का अर्थ क्या है? तो देखिए अपादान कारक कहाँ पर होता है? अपादान कारक वहां होता है जहां पर अलग होने का भाव हो, यानी अलगाव की स्थिति हो, जहां पर तुलना की गई हो। ठीक है, वहां पर होता है अपादान कारक। और जहां पर से विभक्ति का प्रयोग अगर साधन के तौर पर किया जाए तो वहां पर होता है करण कारक। समझिएगा कि देखिए यहाँ पर अलगाव तुलना की स्थिति तो नहीं है, ना तो अलग होने का भाव है और ना ही तुलना की स्थिति है, तो यहाँ पर करण कारक राइट आंसर क्यों है ये भी देख लीजिए, क्योंकि से जो विभक्ति है इसका अर्थ साधन के रूप में किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से पहले प्रश्न पढ़िए कि रामू ने डंडे की सहायता से, तो यहाँ पर देखिए डंडे की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पर से का जो अर्थ है वो अलगाव होने की स्थिति या तुलना के लिए नहीं किया गया है, बल्कि साधन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा करण कारक। जहां पर अलगाव की स्थिति हो, अलग होने का भाव हो, वह सब अपादान कारक, और जहां पर से साधन के रूप में प्रयोग किया जाए तो वहां पर होता है करण कारक। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, 4, 5 या 3। तो राइट आंसर क्या होगा? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा डी। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? कर्तावाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो याद रखिएगा वाच्य कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो देखिए ऑप्शन है 53, बी छिपकली, सी अजमाइश या ऑप्शन डी अंत्याक्षरी। तो देखिए राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर तो आपको सरल है, यहाँ पर दिख ही रहा है कि ऑप्शन सी ही होगा, अशुद्ध वर्तनी है अजमाइश, जबकि होता क्या है? आजमाइश। तो देखिए 53 सही लिखा गया है, छिपकली बिल्कुल सही है और अंत्याक्षरी भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी राइट होगा अजमाइश, जो कि अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किसका वर्णन है? ऑप्शन ए संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा या ऑप्शन डी हिंदी का विकास। तो देखिए आर्टिकल 351 किससे संबंध रखता है इनमें से? तो राइट आंसर याद रखिएगा किससे रखता है? ऑप्शन डी से, हिंदी के विकास। ठीक है, हिंदी का विकास। आर्टिकल 351 में किसका वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ऑप्शन ए ने,
को, से या के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? अपादान कारक की विभक्ति है ऑप्शन सी से। सरल प्रश्न है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए कौन, बी कोई, सी वह या ऑप्शन डी जो। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन बी ही राइट होगा, कोई। याद रखिए। अगला प्रश्न है। सर्वश्रेष्ठ रस किस रस को कहा जाता है? ऑप्शन ए वीर रस को, बी करुण रस, सी श्रृंगार रस या ऑप्शन डी हास्य रस। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ रस किस रस को कहा जाता है? परीक्षा वाला ही प्रश्न है, तो आंसर ध्यान से देखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है ऑप्शन सी श्रृंगार रस को। याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ रस किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को। परीक्षा में पूछा गया था इसलिए लिया गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है। सभी बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। तो राइट आंसर क्या होगा कि सभी बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अधिकरण कारक। क्यों होगा? क्योंकि आपको यहाँ पर विभक्ति पर ध्यान देना है। विभक्ति दी गई है पर, और पर विभक्ति किस कारक की है? अधिकरण कारक की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है। किसी समास में दोनों पद प्रधान हो उस समास को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? यह प्रश्न है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वह कौन सा समास है? तो वह समास है द्वंद्व समास। जहां पर दोनों पद की प्रधानता हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए प्रत्याशा, अपरिमेय, अनाहूत या अप्रत्याशित। तो राइट आंसर क्या होगा कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको, ये पूछा जाता है, एक शब्द में से प्रश्न आता है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द बताइए। तो राइट आंसर होगा अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए द्रविड़, बी ऑस्ट्रिक, सी चीनी तिब्बती या ऑप्शन डी भारोपीय। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारोपीय परिवार की। याद रखिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है। पुरस्कार का विलोम शब्द है। आशीर्वाद, दंड, कृपा या साधुवाद। तो देखिए, पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा? सरल प्रश्न है, तो ऑप्शन बी ही राइट होगा, दंड। पुरस्कार का विलोम होता है दंड। अगला प्रश्न है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए देशज, बी तत्सम, सी तद्भव या ऑप्शन डी विदेशज। तो देखिए, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है, तिलक एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए बिहार, बी इला, सी आश्रम या ऑप्शन डी गेह। तो राइट आंसर क्या होगा कि घर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो देखिए, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि घर का पर्यायवाची होगा ऑप्शन डी गेह। याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। घर का पर्यायवाची होगा गे। तो याद रखिएगा। तो यह था वीडियो का लास्ट प्रश्न। जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।